दोस्तों 18 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते ही जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंक की महत्व विषय के प्रश्न उत्तर से समझा दिए है। ओके, आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आपके 3 अंक और 4 अंक जो महत्व रह जाते हैं उनको उत्तर के साथ समझेंगे। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, क्वेश्चन तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सॉल्यूशन के साथ बस मैं आपको अब समझा रहा हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो 3 अंकी वाले महत्व हम देखेंगे और एक क्वेश्चन को समझेंगे। पहला हमारा 3 अंकी महत्व में है मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर लिखिए। देख लेते हैं तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मूल मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक क्या है, ये परस्पर क्या है, स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्युत्पन्न मात्रक ये परस्पर क्या है, स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल मात्रक क्या है, इन्हें स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सकता है। व्युत्पन्न मात्रक को इन्हें केवल मूल मात्रकों की सहायता से ही परिभाषित किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मूल मात्रक क्या होते हैं, पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जबकि व्युत्पन्न मात्रक इनकी संख्या क्या है, असीमित होती है। मूल मात्रक फिक्स की 7 ही है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, असीमित है। ये 3 अंतर दिए हुए हैं मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये दोस्तों दिया हुआ हमारा संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर तैयार कर लेना है। संरक्षी बल क्या है, होता है किसी इस बल द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, जबकि असंरक्षी बल इस बल द्वारा किसी कण के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर करता है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इस बल द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य क्या शून्य होता है संरक्षी बल में, जबकि असंरक्षी बल में द्वारा कण को एक पूर्ण चक्र में ले जाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। फिर उदाहरण के साथ दिया हुआ संरक्षी बल में आपके क्या आते हैं, गुत्ती बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, जबकि असंरक्षी बल में घर्षण बल और श्यान बल आते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है, जो उसकी गति के विपरीत है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। ये दोस्तों आपको देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, देखिए हमें दिया है बल बराबर 200 न्यूटन है, कार की गणना करनी है, दूरी बराबर 10 मीटर दिया हुआ है। ओके, थीटा हमारा 180 डिग्री का बनेगा। अब फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। ओके, तो फॉर्मूला ये हमारा होता है एफ एस कॉस थीटा। ओके, कार बराबर, तो बस यहाँ में बल 200 दिया हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारे ऐसे यानी होती है, हमारा दूरी की बात हो रही तो 10 दिया हुआ है। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री का मान -1 हो जाता है, वैल्यू रखेंगे -2000 जूल, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ और मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं जो मैं आपको 2 नंबर वाले में कवर नहीं कराए हैं। ओके, 2-3 क्वेश्चन तो नहीं देख लीजिए। पहले तो आप सबसे पहले कार ऊर्जा प्रमेय को तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है 2 नंबर के लिए। तो कार ऊर्जा प्रमेय क्या है, किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये होता है आपका कार ऊर्जा प्रमेय, अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद आपको प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट को तैयार कर लेना है। प्रत्यास्थ संघट्ट वे संघट्ट होते हैं जिनमें निकाय का संवेग और गतिज ऊर्जा संरक्षित होती है। जैसे स्टील अथवा कांच की 2 गोलियों की टक्कर होती है, वो आपकी है प्रत्यास्थ संघट्ट कहलाएगी। अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, इसमें निकाय का संवेग तो संरक्षित रहता है किंतु गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, जबकि इसमें आपका प्रत्यास्थ संगठन में संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। अप्रत्यास्थ संगठन में आपका क्या हो जाता है, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, जब आपका गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, जबकि संवेग संरक्षित रहता है। ये होता है आपका अप्रत्यास्थ संगठन। जैसे दैनिक जीवन में कीचड़ को छिड़ककर दीवार पर चिपकाना और गोली का लक्ष्य के अंदर घुसकर रुक जाना अप्रत्यास्थ संगठन के उदाहरण है। दोनों तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। जो भी मैंने क्वेश्चन बताया ये 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही शक्ति की परिभाषा तैयार कर लीजिए। शक्ति हमारी क्या होती है, विमीय सूत्र शक्ति का तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। तो आगे हमारा 3 नंबर के लिए सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण में अंतर बताइए। तो आपका अंतर इस प्रकार से दिया, सर्पी घर्षण और बेलन घर्षण। बेलन घर्षण या लोटन घर्षण एक ही बात हो जाती है आपकी। तो इस प्रकार से आपका दिया हुआ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जबकि क्या होता है सर्पी घर्षण हो, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है। जैसे सांप क्या होता है, फिसलता है, इसलिए सर्पी घर्षण का नाम होगा दिया गया। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला घर्षण होता है, वो आपका है सर्पी घर्षण कहलाता है। जबकि आपका लोटन घर्षण क्या कहलाता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, जैसे गेंद को छोड़ दिया किसी पृष्ठ पर तो लुढ़कती जा रही है, तो वो आपका जो घर्षण लगेगा गेंद और जमीन पर, वो कौन सा रहेगा, आपका लोटन घर्षण रहेगा। ओके, ये बेलन घर्षण कहलाएगा। तो वही बताया जा रहा है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है
तो दोनों वस्तुओं के संपर्क के पृष्ठों के बीच लगने वाला आपका जो घर्षण बल होता है न्यूटन घर्षण बल कहलाता है। फिसलने वाली वस्तु के पृष्ठ पर सदैव एक ही भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है, क्योंकि लुढ़कने वाली वस्तु का पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में आते रहते हैं। बॉल लुढ़क रही तो कहीं ये वाला हिस्सा कहीं दूसरे वाला हिस्सा, इस प्रकार से। क्योंकि सर्पिल हिस्सा में केवल नीचे वाला जैसे हिस्सा है तो नीचे वाला हिस्सा अगर उसके घर्षण में रहेगा संपर्क में, जैसे सर्पिल घर्षण का मान अधिक होता है, बेलन घर्षण का मान हमेशा क्या है कम होता है। तो ये अंतर दिया हुआ है, सिंपल है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कार ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं इसे अचर बल हेतु सिद्ध कीजिए। चलिए देख लेते हैं। बाकी जितने भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी पीडीएफ आप देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुराग से आप जाकर देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा और आप यहाँ से देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लेते हैं कार ऊर्जा प्रमेय, इसको सिद्ध करते हैं। तो ये दोस्तों आपका दिया हुआ कार ऊर्जा प्रमेय और इसको फिर सिद्ध करके बताया गया। पहले तो आपको कार ऊर्जा प्रमेय को अच्छे से तैयार कर लेना है। 2 नंबर में केवल आपके परिभाषा बता सकती है इसकी, किसी बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के तुल्य होता है। ये होता है आपका कार ऊर्जा प्रमेय। ओके, इसको किस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकाला गया है वो आपको बताया गया है, इसको तैयार कर लीजिएगा, यहाँ आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए 3 अंकीय वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 11 की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं फाइनल एग्जाम तक, तो अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 11 फिजिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में आपको क्या है कंप्लीट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, जिससे आप क्या है, जिससे दोस्तों आप क्या है कोर्स में कंप्लीट रूप से प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर पाएंगे क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट की। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 4 अंकी वाली महत्वपूर्ण। पहला है समीकरण T = 2π√L/G शुद्धता की जांच कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुद्धता की जांच से संबंधित जरूर एक नए क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ओके, और ये 2 से 3 क्वेश्चन है, उन्हें तैयार कर लीजिए, उनमें से आपका आ जाएगा यहाँ से 4 नंबर पक्के कर पाएंगे। तो ये आपका दिया हुआ है, किस प्रकार से आपको करना है, ये दिया हुआ है आपका T = 2π√L/G की शुद्धता की जांच। ओके, तो इसमें किसी समीकरण की शुद्धता की विमीय संतुलन के लिए हम क्या करते हैं, जांच किस प्रकार से करना है, पहले हमको एक LHS ले लेंगे, उसको निकाल के हम RHS निकाल लेते, तो हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा सॉल्व किया गया है। देखिए पहले LHS लिया गया है, इसका बीमा निकाल ली गई है। ओके, इसी प्रकार से RHS की बीमा निकाल ली गई है। समीकरण की दोनों ओर की बीमा क्या है, समान है, दोनों की जो बीमा समान है। यहाँ भी देख सकते हैं T = 1 आ रहा, T = सारा, ये तो 0 हो गया, तो T आ रहा है यहाँ, किसकी भी बीमा, इसकी भी T में T आ रही है। LHS और RHS की जो बीमा है वो समान है, इसलिए दोनों की बीमा समान होने पर ही क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है शुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग भी वायुदाब P एवं घनत्व D पर निर्भर करता है। विमीय विधि से ध्वनि के वेग V के लिए न्यूटन सूत्र की स्थापना कीजिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसी आपका दिया हुआ सॉल्यूशन इसका इस प्रकार से आप करना है। तो कंप्लीट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर रूप से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो पहले तो आपको सबके विमीय सूत्र आपको पता होने चाहिए, तब इसको आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ये आपका दिया हुआ है और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल लोलक का आवर्तकाल T, उसकी प्रभावकारी लंबाई L और गुत्तीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय समीकरण की सहायता से उसमें संबंध स्थापित कीजिए। तो जिसमें जो आपको पहला वाला जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया वो सेम एक ही क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार से आ सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको समीकरण लिख के दे दिया जाए शुद्धता की जांच करने के लिए, या फिर क्या है विमीय समीकरण की सहायता से आपको क्या है संबंध स्थापित करने के लिए आ सकता है। संबंध स्थापित करने के लिए आता है तो किस प्रकार से आपको करना है, इसको थोड़ा और देख लीजिए। यहाँ से आपको थोड़ा और डिटेल से बताना पड़ेगा। संबंध स्थापना इस प्रकार से रहेगी आपकी, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके आगे आपका ये आ जाता है। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपकी संबंध की स्थापना है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको इसका फॉर्मूला दे दिया है, फिर इसको कहा जाए कि इसको शुद्धता की जांच करें, तो फिर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किस प्रकार से आपको करना है। कंप्लीट हो जाता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है फलन विधि का उपयोग कर एक समान त्वरित गति के लिए शुद्ध गति का समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको इसे तैयार कर लेना है। तो आपको इसमें क्या है, गति के आपको नियम प्राप्त करने। तो गति के 3 नियम है, तीनों आपको प्राप्त करने किस प्रकार से आप देख लीजिए। तो गति के नियम आपको प्राप्त करने, माना एक समान त्वरित गति के लिए वस्तु का आपको x वेग v है, त्वरण a, फलन समय आपको t माना गया है। फिर इस प्रकार से दिया, पहले प्रथम नियम ज्ञात किया गया, गति का प्रथम नियम ज्ञात करना है। ओके, गति के समीकरण आपको ज्ञात करनी है, तो लिखा हुआ है, ये तो लिखा नहीं है पहला दूसरा या तीसरा, तीनों ज्ञात करने के लिए अगर लॉन्ग में आपका क्वेश्चन रहेगा। ओके, गति का पहला नियम किस प्रकार से ज्ञात किया गया है वो पूरा बताया गया है। तो गति का दूसरा नियम किस प्रकार से निकाला गया है, तो इसे आप देख लीजिए। तैयार अच्छे से आपको पढ़ना है, समझ कर आप तैयार करना है। ओके, तो गति का आपको दोस्तों तीसरा नियम निकाला गया है। ये दोस्तों आपका क्या है, गति का तीसरा नियम। ओके, तो गति के तीनों नियम किस प्रकार से निकालने हैं आपको सीख लेना है।
नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक समान त्वरित गति में VT ग्राफ खींचकर गति के समीकरण को प्राप्त कीजिए। देख लेते हैं, अब गति के समीकरण आपको प्राप्त करना है, लेकिन आपके इसके समान से किसी सहायता से एक समान त्वरित गति VT ग्राफ खींचकर आपको गति के नियम में प्राप्त करने हैं। ओके, तो गति के नियम है लेकिन अलग अलग तरीका है प्राप्त करने के। ओके, तो ये आपका गति का पहला नियम किस तरीके से आपको प्राप्त किया गया है, तो गति का दूसरा नियम। अब VT ग्राफ को खींचकर आपने ये सब क्या है गति के समीकरण निकलना है। ओके, ये दूसरा समीकरण के लिए किस प्रकार से किया निकाला गया है देख लीजिए। तो गति का दूसरा नियम, फिर गति का तीसरा नियम, ये सभी VT ग्राफ की सहायता से, तो ये हमारे क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके हाई चांस है। ओके, हमेशा आता है आपका क्वेश्चन है कि प्रक्षेप गति कैसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित के लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहले आपको प्रक्षेप गति की परिभाषा याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक वाक्य में 2 नंबर पर गति की परिभाषा आ जाती है। बाकी इस प्रकार से आपका ये प्रक्षेप गति है, डायग्राम पूरा आपको बताना पड़ेगा। अब इस एक आपको क्रम से निकालना है। पहले उड्डयन काल का सूत्र निकालना है, फिर क्षैतिज परास का, फिर अधिकतम ऊंचाई के, 3 होते हैं। ओके, तो देख लीजिए उड्डयन काल का किस प्रकार से फॉर्मूला निकाला गया है। इस प्रकार से आपका उड्डयन काल का ये फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको निकालना है क्षैतिज परास का फॉर्मूला, तो ये क्षैतिज परास का फॉर्मूला निकाला गया है किस प्रकार से देख लीजिए। फिर अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला। अब ये दोस्तों जब 3 फॉर्मूला है आपके उड्डयन काल का फॉर्मूला, क्षैतिज परास का फॉर्मूला और अधिकतम ऊंचाई का, इनको याद कर लीजिए, रट लीजिएगा। रीजन इसलिए कि आपके इससे आगे आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल वाला है, मतलब सवाल वाले। अब सवाल को सॉल्व करना है, कोई सवाल आपको दे दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, सब कुछ आपको वैल्यू दे दी जाती है। अब आपको कहा जाता है अधिकतम ऊंचाई निकालें, तो सिंपल अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लिखेंगे, सब में जो इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो आपको जब आपको फॉर्मूला याद होगा तब तो आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको क्या है, तीनों के फॉर्मूला को एकदम रट लेना, याद कर लीजिएगा, किस प्रकार से निकालना है उसे भी आपको सीख के रखना है। तो नेक्स्ट हमारा वही क्वेश्चन है, किस प्रकार से देखिए, दिया हुआ कि क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद का प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड से वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बस अगर तीनों के याद है, वैल्यू कर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो हमें क्या है दिया क्या है, 2 चीज दी है। एक तो थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 15 मीटर प्रति सेकंड। बस अब पहले निकालते हैं अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई का आपका फॉर्मूला ये होता है u² अपॉन 2g। बस u का वैल्यू क्या है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 2 g आपका यहाँ 10 आपका दिया रहता है, 10 तो आपका 10 रहता ही है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से 11.25 मीटर आ जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं जी। हमारा क्या है त्वरण, त्वरण को हमें 10 मान कर चलना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा उड्डयन काल। उड्डयन काल इस प्रकार से हमारा दिया, उड्डयन काल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2u यानी 15 आपका दिया हुआ है वेग, फिर आपका sin थीटा यानी sin 30 डिग्री, और फिर आपका 10 नीचे रहता है। सॉल्व कर देते हैं, उड्डयन काल आपका क्या है 1.5 सेकंड आ जाएगा। क्षैतिज परास, अब क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin थीटा अपॉन जी। बस इसमें भी आप क्या है वैल्यू रखते हैं, तो आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 19.485 मीटर। ओके, देखिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल कठिन नहीं रहेगा आपके लिए सवाल, बस केवल आपको वैल्यू रखना है और आपको क्या है जोड़ घटाना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन से ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, क्षैतिज परास का फॉर्मूले का यूज किया गया है और यहाँ से हमारे इस प्रकार से आंसर निकाला गया। ओके, तो यहाँ देख लीजिए और आंसर आ जाता है हमारा, ये कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका दिया हुआ वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्री त्वरण आपको ज्ञात करना है। ये आपका दिया हुआ, पहले आपको वृत्तीय गति की परिभाषा तैयार कर लेनी है, फिर इसका व्यंजक इस प्रकार से निकालना है। ओके, लॉन्ग में दोस्तों आपको कठिन ही रहेंगे थोड़ा सा। ओके, बस लेकिन एक बार ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, लेकिन आपके जो 2 नंबर वाले हैं उनमें तो अगर आप आधे घंटे बैठते हैं तो पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको लॉन्ग वाले में थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आपके इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हमारे इस प्रकार से आ जाता है अभिकेंद्री त्वरण का व्यंजक, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके इंपॉर्टेंट 3 अंकी और 4 अंकी इस वीडियो में क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ। और पार्ट 1 वाले में दोस्तों हमने क्या 2 नंबर वाले कवर किए थे। अब दोस्तों आपके केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह जाते हैं, तो वस्तुनिष्ठ के अलग से वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।